नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने, जब भी मास्क पहने सही तरीके से पहने, अपने मुंह और नाक को ढके। इसको लेकर के हमने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप मास्क पहनकर देश को कोरोना मुक्त करने में अपनी जिम्मेदारी निभाइए। देश के कई राज्यों में खतरनाक ब्लैक फंगस ने अपने पैर पसार लिए हैं। कोरोना के ठीक हो रहे कुछ मरीजों को म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस नाम की ये बीमारी अपने शिकंजे में ले रही है। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश के दूसरे राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़े हैं। कई राज्यों में इस बीमारी से मरीजों की मौत भी हो रही है। यूपी समेत 7 राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार भी कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के बढ़ते कदम को रोकने के काम में जुटी है। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर फंगल इन्फेक्शन रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वो इन्फेक्शन रोकने और इससे बचाव के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा करें। साथ ही अस्पतालों में सफाई और सैनिटाइजेशन की भी समीक्षा करें। चिट्ठी में सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाएं और संस्था के हेड को इसका अध्यक्ष बनाएं। इन्फेक्शन से बचाव और कंट्रोल के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाने का भी सुझाव दिया गया है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट या सीनियर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो सकती है। साथ ही हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाने और उसे लागू करने के लिए भी कहा गया है। मध्य प्रदेश के भिंड में लॉकडाउन के दौरान जन्मदिन की एक ऐसी पार्टी हुई कि देखने वालों के होश उड़ जाए। कोरोना के खतरे से पूरी तरह बेपरवाह लोग खुलेआम बंदूक लहराते रहे, जिसे देखने के लिए बेहिसाब भीड़ जमा हो गई, जिसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो देखकर यकीन करना मुश्किल है कि कोरोना काल में बंदूकधारियों की ये भीड़ किसी के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए जुटी। बंदूक भी एक या दो नहीं, बल्कि करीब आधा दर्जन लोग बंदूकें लहराते दिखे। खुलेआम बंदूकें लहरा रहे इन लोगों में न तो कानून का कोई डर दिखा और न ही कोरोना का। किसी एक भी शख्स का चेहरा मास्क तो छोड़ो, किसी रुमाल या गमछे तक से ढका नहीं दिखा। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें तो उस बेहिसाब भीड़ की दिखी जो घर के सामने जमा हुई। घर की छत पर जमा लोग बीच बीच में भीड़ से नारे लगवाते रहे। इनमें एक नारा तो ऐसा भी लगा जो पुलिस की टेंशन को और बढ़ाने वाला है। रामबाबू गडरिया मध्य प्रदेश का कुख्यात डाकू रहा है, जिसका किसी जमाने में आतंक हुआ करता था। 2007 में पुलिस ने रामबाबू गडरिया के एनकाउंटर और उसके गैंग के खात्मे का दावा किया था। छत पर जमा बंदूकधारी ही नहीं, नीचे जमा भीड़ भी कोरोना से पूरी तरह बेफिक्र दिखी। इस जश्न का एक वीडियो नीचे से भी बनाया गया, जिसमें मकान की छत पर ही नहीं, पहली मंजिल की बालकनी पर भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। सड़क पर जुटी भीड़ भी कोरोना से पूरी तरह बेफिक्र दिखी। कहा जा रहा है कि पार्टी गांव के एक रसूखदार शख्स के बेटे की थी और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। लॉकडाउन के द्वारा उल्लंघन किया गया, इसीलिए इन पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लेकिन न तो केस में अवैध हथियार लहराने से जुड़ी कोई धारा लगाई गई और न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से डराने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बिजली का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग कैसे लगी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन ये इतनी भयानक थी कि उसने चंद मिनटों में ही फैक्ट्री के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं कई ड्रमों में केमिकल भरकर रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। फैक्ट्री से निकलने वाले काले धुएं ने आसपास के इलाके को ढक लिया। लपटे और उससे निकलने वाले धुएं का गुबार इतना जबरदस्त था कि उसे काफी दूर से ही देखा जा सकता था। इस हादसे में उस फैक्ट्री की इमारत का एक बड़ा हिस्सा तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही लाखों रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। मुंबई में जेजे अस्पताल के बाहर बार्ज P305 जहाज के डूबने की वजह से मारे गए कर्मचारियों के परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने समुद्र से तेल निकालने वाली कंपनियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ लापरवाह रवैया अपनाया और शर्त रख दी कि जब तक कंपनी के मालिक नहीं आएंगे वो शवों को लेकर नहीं जाएंगे। किसी ने इतनी सी हेल्प किसी की नहीं की। इन लोगों ने उनको
पानी में पुश किया है कि तुम जाओ और जो बच सकता है वो बच के आ जाओ। मालिक तो नहीं आए, लेकिन कंपनी का एक अधिकारी हंगामा शांत कराने के लिए वहां पहुंचा, जिसे लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों को शांत कराने की कोशिश होती रही, लेकिन मरने वालों के परिवार वालों का गुस्सा कम नहीं हुआ। बार बार समझाने के बाद भी बात इतनी बिगड़ गई कि लोगों ने जान से मारने की धमकी तक दे डाली। जैसे वो मरा वैसे आप लोगों को मैं मारूंगा, मैं बोलता हूं आपको। ये हालात तब थे जब उस अधिकारी ने कंपनी की तरफ से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया। अभी तुरंत 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं। इस बीच तूफान की चेतावनी के बावजूद अरब सागर में काम जारी रखने पर जहाज के कैप्टन राकेश बल्लभ के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के कई स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ऑनलाइन बात की। इस दौरान उन्होंने कोरोना से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही वो इन लोगों को याद करते हुए भावुक भी हो गए। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। हरियाणा सरकार ने उमंग नाम से पोस्ट कोरोना केयर सेंटर बनाने का ऐलान किया, जिसमें कोरोना के बाद लोगों को हो रही दूसरी बीमारियों या दिक्कतों का इलाज किया जाएगा। इस सेंटर में डॉक्टरों के अलावा फिजियोथेरेपिस्ट और योग टीचर भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने टाउटे तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जल्द जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इस तरह के तूफान से निपटने के लिए केंद्र से जरूरी उपाय करने की मांग की। देश में बच्चों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया। अहमदाबाद में 13 साल के एक बच्चे को म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी हो गई। वो हाल ही में कोरोना से ठीक हुआ था। हरियाणा की रोहतक जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को 48 घंटे की पैरोल मिल गई। राम रहीम को यह पैरोल अपनी बीमार मां से मिलने के लिए मिली है। 2 महिलाओं के यौन शोषण और एक पत्रकार की हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को जो सजा सुनाई थी, उसी वजह से राम रहीम जेल में है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर सियासी घमासान मच गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार कोरोना से हुई मौत के आंकड़े को कम दिखा रही है, जबकि हकीकत इससे अलग है। सब आंकड़े सरकार के फर्जी हैं। मैंने हिसाब लगाया, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन शिवराज सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए तुरंत पलटवार किया। मौतों पर राजनीति करना कमलनाथ जी को बंद करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर में 824 कोविड हेल्प डेस्क की शुरुआत की। ये सभी कोविड हेल्प डेस्क बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से लगाए गए हैं, जहां लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक किया जाएगा। साथ ही इस बीमारी की जांच, इलाज और वैक्सीन लगवाने में भी लोगों की मदद की जाएगी। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस अभियान में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वह सफल होगा। हरियाणा के जींद में सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस का इलाज करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। वहां सिविल अस्पताल के डॉक्टर मजबूरी में ये बता रहे हैं कि उनके पास ब्लैक फंगस की दवा तो दूर, उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर तक नहीं है। वहां के डॉक्टरों का कहना है कि जींद में रोज ब्लैक फंगस से 1 से 2 संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में ENT यानी आंख, नाक और कान का कोई डॉक्टर ही नहीं है जो इसके इलाज में मदद कर पाए। फिलहाल हमारे पास इसकी सुविधा नहीं है बायोप्सी करने की, तो हमारे पास सरकार की तरफ से यही गाइडलाइन है कि अगर कोई ब्लैक फंगस का सस्पेक्टेड केस आता है तो जींद जिले को रोहतक इसके साथ अटैच कर दिया गया है, तो हम उसको रोहतक भेज देते हैं ताकि उसका टाइमली इंटरवेंशन कर सकें, बायोप्सी कर सकें और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां की भवानीपुर सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं। न्यूज 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि शोभनदेव चटर्जी ने भवानीपुर सीट खाली कर दी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि ममता वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। ये सीट ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है, वो वहां से 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि इस बार बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई और ऐसी स्थिति में सीएम बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर किसी सीट से विधायक का चुनाव जीतना होगा। खबर है कि शोभनदेव चटर्जी ने अपनी सीट इसीलिए छोड़ दी और ये बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये फैसला लिया। किसी को प्रेशर नहीं है, कोई हमको कुछ नहीं बोला जो आपको करना होगा, ये आपको छोड़ना होगा, कोई नहीं बोला।
मैं अपनी सिद्धांत दिया कि हमारे लीडर के लिए मैं ये जगह छोड़ देता हूँ। यूपी के अमेठी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां शादी करने पहुंचे दूल्हे की जमकर पिटाई कर दी गई। आरोपी के दूल्हे ने दहेज के तौर पर बुलेट मोटरसाइकिल मांगी और नहीं मिलने पर विदाई से ही इनकार कर दिया। लेकिन जब काफी समझाने के बाद भी दुल्हा नहीं माना तो ससुराल वालों का सब्र भी जवाब दे गया। उन्होंने कमरे में बंद करके दूल्हे और उसके साथी की जमकर पिटाई की। सामने आए वीडियो में कुछ लोग दोनों पर थप्पड़ बरसाते दिखे। दोनों की जी भर कर पिटाई की गई और वीडियो भी बनाया। बताया गया कि पिटाई से खफा दूल्हे ने दुल्हन को भी तलाक दे दिया। बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में निष्पक्ष चुनाव की मांग के लिए लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। पेरू में पहले चरण के चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति किसी तरह बढ़त बनाने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी जीत का अंतर काफी कम रहा। इसके बाद उनकी पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतर आए और दूसरे चरण के लिए निष्पक्ष चुनाव की मांग की। राजधानी लीमा में एक मार्च निकाला गया, जिसमें बैनर और पोस्टर लिए समर्थक नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए। इन लोगों ने पेरू की लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों तरफ की पार्टियों पर निशाना साधा। पहले चरण के चुनाव के बाद अब पेरू में 6 जून को दूसरे चरण का चुनाव होगा, जिसमें जीत दर्ज करने वाला ही राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा। लाल किला हिंसा मामले में दीप सिद्धू समेत 16 आरोपी बनाए गए। लाल किला हिंसा मामले में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में पुलिस ने दीप सिद्धू समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने लोगों से बिना डॉक्टर की सलाह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल न करने की अपील की। साथ ही ये भी बताया कि बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसा करने पर मरीज को काफी नुकसान हो सकता है। यास तूफान के खतरे को देखते हुए अंडमान और निकोबार में कोस्ट गार्ड ने चेतावनी जारी की। उसने मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है। बंगाल की खाड़ी में तैयार हो रहे इस तूफान के 25 से 27 तारीख के बीच आने की संभावना है। समुद्र में चक्रवात तूफान आने की संभावना है। इसी साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर आईसीसी 1 जून को फैसला लेगी। ये टूर्नामेंट भारत में होना है, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसे यूएई में भी करवाने की अटकलें लग रही हैं। कोरोना की वजह से गुजरात में सभी कॉलेजों के छात्रों को बिना परीक्षा के पास कर दिया जाएगा। हालांकि छात्रों को 50% नंबर उनके पहले के सेमेस्टर पर दिए जाएंगे और बाकी के 50% नंबर पर इंटरनल मार्किंग होगी। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने दावा किया कि किसान आंदोलन से लौटने वाले किसान कोरोना के फैलने की वजह बन रहे हैं। ये तो वायरस है, मिलने से फैलता है, तो जो लोग लौट के गए उनके कारण कहीं न कहीं इसका असर तो आया ही है। जबकि कांग्रेस को किसानों के आंदोलन में कुछ भी गलत नहीं दिखता। वो अपने शांति से एक स्थान पर बैठ के अपनी आवाज उठा रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में आज कई जगहों पर वैक्सीनेशन का काम बंद हो जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक आज से 18 साल से 44 साल वालों को कोवैक्सीन लगाने का काम बंद करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उनके पास कोवैक्सीन का स्टॉक तो 1 हफ्ते से खत्म है और अब कोविशील्ड का स्टॉक भी सिर्फ आज भर का ही बच गया है। ऐसे में 18 से 44 साल वालों को टीका लगाना संभव नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि 18 से 44 साल वालों के लिए 99 स्कूलों में 368 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे, जिनमें 150 से ज्यादा सेंटर बंद हो गए हैं। और अगर आज शाम तक वैक्सीन की नई खेप नहीं मिली तो बाकी के सेंटर भी बंद हो जाएंगे। यूपी में लागू लॉकडाउन के बावजूद गाजीपुर में हुई एक कुश्ती प्रतियोगिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि यह वीडियो 2 दिन पुराना है, जिसमें पहलवान और दर्शकों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई और रोक के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस दंगल में दिखे। पहलवान हो या दर्शक, किसी के चेहरे पर न मास्क दिखा न कोरोना का खौफ। एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाने की तो किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। अखाड़े में पटकनी देते पहलवानों को देख लोग सीटी और तालियां बजाते दिखे। हद तो तब हो गई जब जीते हुए पहलवान को गले लगाने के लिए वहां होड़ मच गई। इतना ही नहीं, विजेता पहलवान को पहनाने के लिए मालाएं भी बांटी गई, लेकिन मास्क दूर दूर तक नहीं दिखे। अब इस मामले में पुलिस ने 80 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
अमेरिका की कैलिफोर्निया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां गाड़ियों को रखने वाले एक शेड में आग लग गई, जिसमें 40 से ज्यादा गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें वो बड़ा शेड धुएं से घिरा दिखाई दिया। वहां तैनात दमकल कर्मी लपटों से जूझते दिखे। आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का भी इस्तेमाल किया गया। काफी देर तक जूझने के बाद दमकल कर्मियों ने आग को बुझा लिया, लेकिन इस हादसे में वहां खड़ी 40 गाड़ियां जलकर राख हो गई, जबकि वो शेड भी मलबे के ढेर में बदल गया। झारखंड के हजारीबाग से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भीषण आग की लपटों में कुछ गाड़ियां घिर गईं। बताया गया कि पहले 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हुई, जिसके बाद एक ट्रक के फ्यूल टैंक में आग भड़क गई और इतनी भयानक हो गई कि उसने चंद मिनटों में ही पास में खड़ी 3 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में सामान भरा था, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया और पलक झपकते ही उसने खतरनाक रूप ले लिया। गाड़ियों से निकलती भीषण लपटें दूर से ही उठती दिखाई दी, जिन्हें देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कई गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। लेकिन उसे बुझाना उनके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि आग चारों तरफ फैल चुकी थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के लोगों ने पहले ट्रक पर पानी की बौछार की, उसके बाद बाकी गाड़ियों की तरफ रुख किया। अग्निशमन नहीं आता, लगभग यहाँ अगल बगल घर में आग लग जाता। कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग तो बुझा दी, लेकिन तब तक तीनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। सूरत में 3 हफ्ते बाद दुकानदारों ने राहत की सांस ली। गुजरात के सूरत में 23 दिन बाद शर्तों के साथ दुकानें खोल दी गई। हालांकि अभी सरकार ने 27 तारीख तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही दुकानें खोलने की छूट दी है। लंबे समय के बाद करोड़ों रुपए का नुकसान होने के बाद तेजी दिख रही है, तब व्यापारियों ने आज से कपड़ा मार्केट तो खोली है। हरियाणा के पलवल में गुरु नानक अस्पताल के संचालक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि अस्पताल में एक कोरोना मरीज का सही से इलाज नहीं किया गया। यही नहीं, उसे एम्बुलेंस से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसके घर वालों से करीब 1 लाख रुपए भी वसूले गए। केंद्र सरकार ब्लैक फंगस का इलाज करवाने के लिए SC/ST समुदाय के लोगों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए से कम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस बात की घोषणा की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति ने चिट्ठी लिखकर विश्वविद्यालय के सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। ये चिट्ठी ऐसे समय में लिखी गई जब वहां कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट की वजह से AMU में कोरोना से कई लोगों की जान गई। वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो मेडिकल कॉलेज में जो रुझान था वो बहुत अच्छा नहीं था। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पहले के मुकाबले कोरोना की जांच काफी कम कर दी। उन्होंने एक ट्वीट कर कुछ आंकड़े भी पोस्ट किए और आरोप लगाया कि कोरोना मरीजों के आंकड़े कम करने के लिए दिल्ली में जांच को कम कर दिया गया। आपने अपने आप को बेहतर दिखाना है, अपने आंकड़े आपको कम करते हुए दिखाना है। आपने लॉकडाउन जल्दी, आपको बहुत ज्यादा जल्दी है लॉकडाउन खोलने की, इसलिए आप टेस्टिंग कम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। टेस्टिंग सही है, मुझे तो लगता है कि शायद पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर पर मिलियन टेस्ट देखे जाए तो सबसे ज्यादा दिल्ली में ही हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक कोरोना सेंटर बनाया गया, जिसके कमरों को इस तरह से तैयार किया गया कि वहां भर्ती होने वाले बच्चों का इलाज के दौरान मनोरंजन भी होता रहे। वहां उनके माता पिता के रुकने की व्यवस्था भी की गई। 40 कमरे हैं और 80 बेड्स की पूरी फैसिलिटी जो है तैयार की गई है। ये डेडिकेटेड सिर्फ बच्चों के लिए रखी जाएगी। एक डॉक्टर ने बताया कि बच्चों के लिए इस तरह के खास वार्ड तैयार करने के पीछे की सोच क्या थी। ज्यादा ये नहीं लगे कि दे आर लाइक पेशेंट, तो उस हिसाब से हमने ये सब किया हुआ है। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में छापा मारा और वहां से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। मध्य प्रदेश में इन दिनों कोरोना खतरे की वजह से लॉकडाउन लागू है। ऐसे में इस रेस्टोरेंट से अवैध तरीके से शराब बेचे जाने की जानकारी पुलिस को मिली थी। छापेमारी के बाद पुलिस ने वहां मिली अवैध शराब को जब्त कर रेस्टोरेंट संचालक को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा इस मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। राजस्थान सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना और ब्लैक फंगस के इलाज की कीमत तय कर दी। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि अशोक गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद निजी अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों से बेहिसाब पैसा नहीं वसूल पाएंगे, क्योंकि कोरोना के गंभीर मरीजों से मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल एक दिन के 8,250 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकेंगे।
वहीं बेहद गंभीर मरीजों के इलाज के लिए एक दिन में 9,900 रुपए ही वसूले जा सके। वहीं जो अस्पताल मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वो गंभीर मरीजों से एक दिन के 7,500 रुपए और बेहद गंभीर मरीज जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत हो, उनसे एक दिन के 9,000 रुपए ही ले पाएंगे। इस पैकेज में मरीज की कुछ दवाइयां, बेड, टेस्ट और खाने का खर्च भी शामिल। बिल्कुल यही रेट ब्लैक फंगस की चपेट में आए मरीजों की मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज के लिए भी तय किए गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया गया कि इस फैक्ट्री में आग से बचने के कोई इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से आग फैलती ही चली गई। तेजी से निकलता काला धुआं वहां के आसमान पर छा गया। बताया गया कि इस धुएं से वहां कुछ लोग बेहोश भी हुए। टावर गिर गया होगा। नहीं बचे। हालांकि आग लगने की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, मगर आग का विकराल रूप देखकर एयरपोर्ट से खास गाड़ी को इस काम के लिए बुलाना पड़ा, जिसकी मदद से 250 फीट दूर तक पानी की बौछार की जा सकी। पुलिस ने शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां लॉकडाउन में कुछ लड़के पार्टी करने के मकसद से घूमते पकड़े गए। बताया गया कि ये लड़के उत्तर प्रदेश से वहां मस्ती करने के लिए पहुंचे थे, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसके बाद उन्हें सबक सिखाने के लिए कान पकड़कर मुर्गा बनवाया गया। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी गलती न दोहराने का वादा भी किया। इस बीच एक पुलिस वाले ने जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें शराब की एक बोतल मिली, जिसे देखकर पुलिस वालों का पारा और चढ़ गया और उन्होंने उन लड़कों को 1 घंटे तक इसी तरह मुर्गा बने रहने की सजा दी। दारू की बोतल देखो। लॉकडाउन तोड़ने पर लड़कों को सबक सिखाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। राजस्थान में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक वहां अब तक ब्लैक फंगस के 700 मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। अब वहां इस बीमारी को राज्य सरकार की चिरंजीवी योजना में रखा गया है। इस योजना के तहत पहले से ही कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। राजस्थान सरकार का दावा है कि उन्होंने ब्लैक फंगस से निपटने की हर तैयारी कर ली है। फंगस के राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से लोगों पर आफत आ गई। ताउते तूफान की वजह से देश के कई राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी बादल जमकर बरसे, जिसका नतीजा यह हुआ कि राज्य के कई शहरों में लोगों की मुसीबत बढ़ गई। चमोली के लामबगड़ इलाके में तो तेज बारिश की वजह से सड़क ही बह गई और वहां से पानी की तेज लहरें गुजरने लगी। सड़क कटी तो एक तरफ एक शख्स फंस गया, जिसे बचाने के लिए पुलिस का एक जवान अपनी जान पर खेलकर रस्सी पर लटक कर दूसरी तरफ गया और वहां फंसे आदमी को उसी रस्सी के सहारे वापस भेजा। ये शख्स उफनती लहरों के ऊपर से दूसरी तरफ पहुंचा। वहीं हरिद्वार में भी बारिश ने लोगों को खूब परेशान किया। वहां पानी बरसने से सड़कें तालाब जैसी दिखने लगी, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को सड़क के गड्ढे ही नहीं दिखे। वहां जमे हुए पानी से गुजरने वाली एक कार तो उसमें घुस गई और पानी पर तैरने लगी, जिसके बाद ड्राइवर अभी गाड़ी को जैसे तैसे संभाल ही रहा था कि पास से गुजरी एक दूसरी गाड़ी ने उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। गई तो गई। रुद्रप्रयाग में तो एक गाड़ी नदी के बढ़े हुए पानी में डूब ही गई और दूर से केवल उसका ऊपरी हिस्सा दिखा, जबकि चंपावत में बारिश की वजह से पहाड़ खिसक गया और सड़क पर पत्थरों और मिट्टी का अंबार लग गया। चंपावत और आसपास के कई इलाकों में पहाड़ खिसके, जिससे रास्ते बंद हो गए। केदारनाथ में भी खूब बारिश हुई। वहां मंदिर के आसपास बादल खूब बरसे, जिससे मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। अमेरिका दौरे पर जा रहे विदेश मंत्री वहां वैक्सीन के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 मई से 5 दिनों के अमेरिका दौरे पर रहेंगे। संभावना है कि उनके इस दौरे में कोरोना वैक्सीन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एस जयशंकर की वहां यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात होगी। गोवा सरकार ने राज्य में 31 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऐसा किया गया। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। वो 94 साल के थे और कोरोना समेत कई दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी समेत कई लोगों ने दुख जताया।
जोधपुर की अदालत ने जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। आसाराम ने आयुर्वेद से इलाज के लिए कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की थी। आसाराम एक नाबालिग के यौन शोषण के मामले में आजीवन जेल की सजा काट रहे हैं। दिल्ली में कोरोना योद्धाओं की मदद के लिए अशोक होटल भी सामने आया। इस 5 स्टार होटल ने दिल्ली एम्स और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को रोजाना मुफ्त में खाना देने का जिम्मा उठाया। सजा हुआ खाना आप जो देख रहे हैं ये कोरोना वॉरियर्स के लिए तैयार किया गया है और अब सर्व करने के लिए यहाँ से भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। होटल के कर्मचारियों ने बताया कि उनके हाथ से तैयार किया गया खाना कोरोना योद्धाओं तक पहुँच रहा है, जो उनके लिए खुशी की बात है। बड़े गर्व की बात है जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, हमें मौका मिला है कि हम उनकी सेवा करें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी और उन बच्चों की देखभाल करने को कहा जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने माता पिता खो दिए। इसके अलावा केंद्र ने यह भी निर्देश दिए कि उन बुजुर्गों के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएं जिनका कोरोना संकट की वजह से कोई अपना नहीं बचा। बंगाल की खाड़ी में यास तूफान के खतरे को देखते हुए कोस्ट गार्ड ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में पेट्रोलिंग बढ़ा दी। इस तूफान को भी बीते दिनों अरब सागर में आए टाउटे तूफान की तरह खतरनाक माना जा रहा है। यही वजह है कि कोस्ट गार्ड ने अपनी तैयारी तेज कर दी। हेलीकॉप्टर के जरिए समंदर में जहाज और नाव को तूफान के आने की चेतावनी दी गई। भारतीय तटरक्षक यह सूचना आपकी सुरक्षा के लिए दे रहा है। इस जगह पर चक्रवात आने की सूचना जारी की गई है। हेलीकॉप्टर के अलावा समंदर में भी कोस्ट गार्ड के जहाज गश्त करते दिखे, जिन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तूफान की जानकारी दी। इस जगह पर चक्रवात की सूचना जारी की गई है। आप अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए घर लौट जाएं। ऐसे सभी नाव और जहाजों को जल्द से जल्द लौटने या फिर तूफान के रास्ते से हटने को कहा गया। इसके अलावा कंट्रोल रूम के जरिए समंदर में होने वाली हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। यास तूफान बुधवार गुरुवार के आसपास पश्चिम बंगाल और ओडिशा से टकरा सकता है। बताया गया कि टाउटे के बाद यास नाम का ये तूफान भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र तैयार हो रहा है, जो अगले 3-4 दिनों में बड़े तूफान में बदल सकता है और इस महीने की 25 से 27 तारीख के बीच पश्चिम बंगाल और ओडिशा से टकरा सकता है। इस तूफान को यास नाम दिया गया है, जो बांग्लादेश में भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तूफान की इस चेतावनी के बाद कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर दिया गया और मछुआरों को भी समुद्र में न जाने को कहा गया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के गांव में कोरोना का आयुर्वेदिक इलाज कराने के चक्कर में लोगों ने नियम तोड़ दिए। वहां पिछले कई दिनों से एक डॉक्टर कोरोना मरीजों का मुफ्त में आयुर्वेदिक दवाएं दे रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर दूर दूर से लोग नेल्लूर के इस गांव में पहुंच गए। लेकिन इस चक्कर में वो ये भूल गए कि जिस बीमारी से बचने या फिर लड़ने के लिए वो वहां पहुंचे, उससे जुड़े कई नियम उन्होंने खुद ही तोड़ दिए। कोरोना के आयुर्वेदिक इलाज के लिए वहां लोगों की लंबी लाइन लग गई, जिसमें खड़े लोगों के बीच कहीं भी 2 गज की दूरी नजर नहीं आई। लाइन लंबी थी, लिहाजा बहुत सारे लोग थककर जमीन पर बैठ गए। यही नहीं, कुछ लोग तो वहीं पर लेट गए। इन लोगों में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वीडियो बनाने से ही फुर्सत नहीं थी। वो बेफिक्र होकर वहां खड़ी एक एम्बुलेंस के अंदर आए मरीज का वीडियो बनाते रहे। इन लोगों की इस हरकत को देखकर ऐसा लगा कि वो वहां कोरोना का इलाज करवाने नहीं बल्कि कोरोना फैलाने आए। नेल्लूर के इस गांव में कोरोना के इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाएं मिलने की बात जब प्रशासन को पता चली थी, तो दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसके बाद 2 दिन तक वहां इलाज बंद रहा। लेकिन जैसे ही शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि इन दवाओं से लोगों को नुकसान नहीं हो रहा, तो फिर से आयुर्वेदिक इलाज शुरू कर दिया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तराखंड में बारिश की आशंका जताई गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में 25 मई तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया। राजस्थान के बाना में गाय कुएं में गिर गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने कुछ घंटों की कोशिश के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बन रही टनल का कुछ हिस्सा ढह गया। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। न्यूज 18 के आदित्य राय की रिपोर्ट है कि गढ़चिरौली के जंगलों में कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 13 नक्सली मार गिराए। इस कार्रवाई में महाराष्ट्र के C60 कमांडो के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस भी शामिल रही। C60 कमांडो को घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में इसी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। बताया गया कि नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिसके लिए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारें मिलकर काम करेंगी। छत्तीसगढ़च्या लोकांनी आपल्या सेवेचं जर केलं पाहिजे, त्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत।
तेलंगाना के सूर्यापेट में कोरोना नियम तोड़ने वालों की नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात कर दिए गए। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन लोग लॉकडाउन का पालन करें, इसके लिए पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सामने आई तस्वीरों में कम ऊंचाई पर उड़ रहा एक ड्रोन सड़कों की निगरानी करता दिखाई दिया। ड्रोन के जरिए चोरी से दुकान खोलने वालों या सड़क पर इकट्ठा होने वालों पर भी नजर रखी गई। ये ड्रोन दिन के साथ ही रात में भी गश्त लगाता दिखा। इसी तरह हाईवे से गुजरने वाले ट्रैफिक पर भी ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। इस बीच एक ड्रोन तो सायरन बजाकर लोगों को सावधान भी करता दिखा। लेबनान की राजधानी बेरूत में सीरियाई दूतावास में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने जा रहे सीरिया के लोगों पर भीड़ ने हमला कर दिया। बताया गया कि सीरिया के राष्ट्रपति का विरोध करने वाले लेबनान के इन लोगों ने वैन में जा रहे वोटरों के हाथों में राष्ट्रपति बशर अल असद के पोस्टर देख लिए, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और गुस्साई भीड़ ने गाड़ियों को रोककर बीच रास्ते में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आलम यह था कि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की लाख कोशिश के बावजूद लोगों ने हिंसा जारी रखी। इस बीच कोई पत्थर उठाकर सीरिया के लोगों पर फेंकता नजर आया तो कोई सुरक्षा कर्मियों से ही धक्का मुक्की करता दिखा, जिसके बाद सड़क से लेकर गाड़ियों के अंदर तक कांच के टुकड़े बिखरे मिले। वहीं सड़क के एक किनारे कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक कार को घेर लिया और काफी गुस्से के बीच उनमें एक आदमी कार के अंदर लकड़ी का डंडा घुसाकर ड्राइवर को डराता नजर आया। लिहाजा तनाव बढ़ता देख लेबनान की सेना ने मोर्चा संभाला और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन इस बवाल में कई लोग जख्मी हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। यूपी के सहारनपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। सहारनपुर के रहने वाले एक आदमी पर गाजियाबाद की रहने वाली एक लड़की से झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगा। यह भी आरोप है कि उसने शादी से 2.5 महीने पहले लड़की का धर्म परिवर्तन करवाया था। धर्म बदलवाकर शादी करने के बाद इस आरोपी ने लड़की को उत्तराखंड के विकास नगर में रखा, जबकि खुद सहारनपुर लौटकर दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसकी जानकारी लगते ही पीड़ित महिला अपने परिवार के साथ उत्तराखंड से सहारनपुर पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। इसने मुझे बताया था कि मेरा बड़ा भाई ये कह रहा है कि 10 लाख रुपए तुझे जब भी दूंगा चुनाव लड़ने को, जब तू मेरी साली से शादी करेगा। इसने कहा मेरी मजबूरी है शादी करने की। इसने मुझे ये भी कहा था कि 10 लाख रुपए दे दो और एक फ्लैट दे दो, जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा। मैं इन्हें ये भी कहा देने को तैयार हूँ, पर इसने कह दिया था मुझे चाह नहीं रहा। तुझे क्या दिक्कत पड़ रही दूसरी शादी कर ली? तो मेरे से बिना मर्जी के करी इसने दूसरी शादी, मेरी कोई रजामंदी थी नहीं इसमें शादी में। एक महिला पेश होकर बताई है कि उसने एक आदमी से शादी की थी, अब वो दूसरी शादी कर लिया है। जब ये वहाँ कंप्लेन करने गई तो उसके साथ मारपीट भी किया है उसने। इसमें धर्म परिवर्तन और अन्य धाराओं में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन के जरिए पाकिस्तान से आतंकियों को पैसा पहुंचाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि कश्मीर घाटी में मौजूद हथियारों के सप्लायर को पाकिस्तान से बिटकॉइन के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं, जिसके लिए कैश को एक सीक्रेट कोड की मदद से बिटकॉइन में बदला जाता है और जब ये वर्चुअल करेंसी हथियारों के सप्लायर को मिल जाती है, वो आतंकियों को उसके बदले हथियार दे देते हैं। इसके अलावा अगर कुछ रकम बचती है तो वो भी आतंकियों को दे दी जाती है। टेरर फंडिंग के इस नए तरीके पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है और वो जल्द ही इस पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई कर सकती है। राजस्थान के कोटा में अचानक हुई बारिश से मंडी में रखा काफी अनाज भीग गया। इस पर किसानों ने नाराजगी जाहिर की और वहां के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बनाया। इस बीच मंडी पहुंचे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को घेर कर प्रदर्शन किया। इस बीच कुछ लोगों पर वहां रखी कुर्सियों को फेंकने और हंगामा करने का भी आरोप लगा। तो ये राजस्थान की कोटा की तस्वीरें आप देखिए। दरअसल यहाँ पर अनाज भीग गया था और इसके लिए किसानों ने अधिकारियों को जिम्मेदार माना। वहाँ के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। इस बीच मंडी पहुंचे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को घेरा और प्रदर्शन किया। इस बीच कुछ लोगों पर वहाँ रखी कुर्सियों को फेंकने और हंगामे का भी आरोप लगा। तो तस्वीरें राजस्थान के कोटा से सामने आई है, जहाँ पर किसानों ने विरोध किया।
अमेरिका के कैलिफोर्निया से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के जंगलों में लगी आग ने एक टीवी न्यूज स्टेशन को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह आग पहले न्यूज स्टेशन के बेहद करीब कुछ पेड़ और झाड़ियों में लगी और रात के अंधेरे में पहाड़ी पर बने टीवी स्टेशन से कुछ कदमों की ही दूरी पर ये पेड़ और झाड़ियां भीषण आग में जलते नजर आए। इस दौरान आग से उठती लपटें तेज हवा के साथ वहां मौजूद न्यूज स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। जिस तेजी से आग की लपटें फैल रही थीं, वो आसपास के रिहायशी इलाके को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। वहीं पहाड़ी इलाका होने की वजह से दमकल की टीम के पहुंचने में देरी होते देख पड़ोस के घर में रहने वाला एक आदमी कुछ दूर खड़े होकर पाइप से आग पर पानी डालता नजर आया, लेकिन पाइप छोटा होने की वजह से पानी की बौछार आग तक पहुंच ही नहीं सकी, जिससे आग की लपटें तो उतनी ही तेज उठती रहीं, साथ ही उससे निकलते धुएं ने मुसीबत और बढ़ा दी। इस दौरान न्यूज स्टेशन में कोई आग का वीडियो भी रिकॉर्ड करता रहा, जिसमें उसने वहां दमकल की गाड़ियों के पहुंचने की जानकारी दी। वैसे तो तेज हवाओं की वजह से आग बेकाबू होकर तेज रफ्तार से फैल रही थी, जिससे दमकल कर्मियों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन फिलहाल यहां किसी के घायल होने की खबर नहीं है।